क्लास ट्वेल्थ का आज आपका फर्स्ट डे है जिसमें अपन सब लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस को समझें, क्योंकि कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन्हीं को अपन को पढ़ना है। एनसीईआरटी की दो बुक्स मिलेंगी आपको। एक बुक्स जो है वो है कि अपनी पार्ट वन है, और एक और बुक्स है आपकी यहाँ पे पार्ट सेकेंड है। जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो एनसीईआरटी की वहां पे एक ही बुक थी, और यहाँ पे आपको दो बुक्स हैं, एक पार्ट वन है और एक क्या है पार्ट टू है। तो जो पार्ट वन है उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके और 6 तक दिए हुए हैं। पार्ट वन के अंदर फर्स्ट यूनिट से लेके 6 यूनिट तक के क्वेश्चन है। अभी अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, सभी देखेंगे। और पार्ट टू के अंदर 7 से लेके टोटल 13, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि क्लास ट्वेल्थ मैथ्स में एनसीईआरटी के अंदर टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं, 13 यूनिट्स होती हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट है, पहले पार्ट वन की बात करते हैं। तो पार्ट वन में सबसे पहले आपका जो है इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का नाम आपने 11th क्लास में भी सुना था, लेकिन इस रिलेशन एंड फंक्शन का 11th क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। 1.1 में आपको रिलेशन के क्वेश्चन है और 1.2 में आपको फंक्शंस के क्वेश्चन है। 1.1 में रिलेशन के क्वेश्चन है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, तीन टाइप के रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ में अगर आप इसकी एग्जाम्पलर देखते हैं, आरडी की तरफ जाते हैं, अगर कोई रेफरेंस बुक में जाते हैं तो वहाँ पे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ट्रावियल रिलेशंस होते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपको 1 मार्क्स वगैरह में मिलने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने को रिलेशन में दिए हुए हैं। फंक्शन में आपको 1-1 फंक्शन के क्वेश्चन है, ऑन टू फंक्शंस के क्वेश्चन है। 1-1 फंक्शंस क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है, उनको क्वेश्चन चेक करने के हैं। तो ये बहुत थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और कोई भी चैप्टर होता है बच्चों पर डिपेंड नहीं करता, टीचर्स पर डिपेंड करता है। कोई भी अच्छा अगर पढ़ाने वाला टीचर होगा मैथ्स आपके स्कूल में, कोचिंग्स में, तो ये चैप्टर आपको ऐसा करवा देगा कि आप इसको बिल्कुल उंगलियों पे इसको सोल्व कर दोगे। बहुत इजी टाइप का चैप्टर है ऐसा। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है इसका नाम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप जब 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे तब आपको कोचिंग के टीचर ने, स्कूल के टीचर ने बात बात में एक ही बात बोली होगी कि भाई 11th को अच्छा पढ़ लो 12th अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th के सिलेबस से 12th के सिलेबस का फिजिक्स में तो कुछ मैच ही नहीं करता है, मैथ्स में थोड़ा बहुत मैच करता है। सेप और सेप आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ पे लगे हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अगर कोई भी टीचर अच्छा है तो वो ऐसा करा देगा कि जो आपको कहीं ना कहीं 12th में काम आने वाला है। तो इसके अंदर आपको 2.1 जो है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन दिए, 2.2 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए, और जो अपने पास इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन है सब। तो तीन ये एक्सरसाइज है इसमें। 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन है, 2.2 में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मिसलेनियस के क्वेश्चन है सेकंड यूनिट। अब आते हैं अपन थर्ड यूनिट के अंदर। तो थर्ड यूनिट आपका मैट्रिक्स है। तो भैया देखो मैट्रिक्स जो यूनिट है आपने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। मैट्रिक्स के अंदर आपको 3.1 जो है वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन दिए कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स की साइज क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड करने वाले क्वेश्चन दिए, छोटे मोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करने वाले क्वेश्चन भी दिए हैं। और जो 3.2 है, 3.2 में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस दिए। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड होता है, मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड होता है। तो आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो मैट्रिसेस में यहाँ पर ऑपरेशंस के क्वेश्चन दिए, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, 3.2 में ऐसा। इसके बाद 3.3 में आपको जो क्वेश्चन दिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके सम ऑफ सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है। उसके बाद मिसलेनियस दिया है। तो आपको ये जो मैट्रिक्स है बहुत इजी चैप्टर है ऐसा। इसके बाद आते हैं अपन यहाँ पे फोर्थ यूनिट पे। तो फोर्थ यूनिट आपका जो है उसका नाम है डिटर्मिनेंट। फोर्थ यूनिट का नाम आपका डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिलेशन अच्छा पढ़ेंगे तो ही आपका फंक्शन अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सब। तो यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट जो है इसके अंदर 4.1 है, 4.2 है। 4.1 में बेसिक क्वेश्चन दिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करना, दो डिटर्मिनेंट्स को एक बार रख दिया तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और जो 4.2 में एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल के क्वेश्चन दिए हैं। और 4.3 में जो आपको क्वेश्चन दिए माइनर को फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन दिए। और यहाँ पे अपने को
4 जो है उसमें आपको दो इक्वेशंस है, उनको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जिनको आपने क्लास 10th में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अब इसके बाद ये जो है अपने पास यहाँ पे 5th यूनिट आती है, तो यूनिट 5th के अंदर अभी अपन पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो पहले आप पूरे मैथ्स के सिलेबस को अच्छे से समझें, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो जुड़ रहे हैं, और सभी बच्चे इसको मैथ्स के सिलेबस को अच्छे से समझें। और एक्चुअल में पढ़ना है तो पहले आप मैथ्स के सिलेबस को समझे कि है क्या क्या नहीं है। जब कभी अपन कोई प्लानिंग करते हैं, चाहे आपका मकान बनता है तो एक प्लानिंग होती है कि भाई कहाँ कमरा बनेगा, कहाँ पर रूम होगा, क्या है किचन बनेगी, क्या साइज होगी, ये सब प्लानिंग से जाते हैं। या कहीं घूमने भी जाते हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, A to Z कहीं भी जाएंगे तो घूमने के लिए जाएंगे तो प्लानिंग करके जाते हैं। आज क्लास 12th की जर्नी में आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आप एक प्लानिंग करके जाएंगे कि मेरा सिलेबस क्या क्या है, मेरे को पढ़ना क्या क्या है सर। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 5th है इसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है। आपको कहीं भी ऐसा कोई बच्चा मिले जो मैथ्स से बहुत डर रहा हो और वो पीसीएम छोड़ के या कॉमर्स मैथ्स छोड़ के आईपी की तरफ जा रहा हो या कॉमर्स की तरफ जा रहा हो, तो मेरे पास पहुंचा देना, मेरी गारंटी मैथ्स का मास्टर बना दूंगा मैं उसको। तो कंटिन्यूटी में 5.1 के क्वेश्चन है, 5.1 में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था, वो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है, और वो छोटे मोटे कंसेप्ट लगते हैं। 11th क्लास के जो जो कंसेप्ट यहाँ पे लगेंगे मैं सब आपको एज इट इज करवाते चलूंगा, जरूरत के अकॉर्डिंग सबको इसमें कंप्लीट कराते चलूंगा। और 5.2 से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है भैया। 5 चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी 5.1 में है, और 5.2 से लेके 5.7 तक डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, जो कि आपने क्लास 11th में फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और वहां आपको थोड़ा सा टफ लगता था, और यहाँ बहुत इजी लगेगा मेरी गारंटी। 5.2 में हार्डर डिफरेंशिएशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे 5.3 में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंबाइंड क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 9 क्वेश्चन तक जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे 5.3 के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। अब एज इट इज 5.4 जो है ना उसके अंदर भी हार्डर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिसमें डिवाइड मेथड वगैरह यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और 5.5 हर साल सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए 12th के और आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उनके बिहाफ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5.5 है इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सभी के लिए, सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए आईएमपी होता है। और 5.6 में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो आपको जो 5.6 है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अब मेरे को भी पता है कि मैं आपको ये बताया जा रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, तो आपको एकदम से याद नहीं होंगे, और होता क्या है ये भी अपन बाद में जब पढ़ेंगे तो हर चीज को अपन काफी अच्छे से करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएबिलिटी सबका मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। और कंटिन्यूटी में जो आपके 5.1 में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन दिए हैं, और साथ में 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन भी दिए हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको अदर कोई रेफरेंस बुक आरडी हो गई या अदर कोई रेफरेंस बुक को आप जरूर यूज करना। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये पूरा आप ये बोल सकते हैं कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 को शॉर्ट में एओडी बोलते हैं। एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप लोग जब 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो हर टॉपिक को अपन ने पढ़ा है। उसके बाद हर टॉपिक की क्या होता है, एप्लीकेशंस होती हैं। वहां पे आपने क्वेश्चंस पढ़े थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस आते थे, एज वाले क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक अपन को पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक कौन कौन से हैं आपका, तो यहाँ पे 6.1 में आपको रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन है। तो ये अपने को रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी इसके क्वेश्चन है। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के मतलब आप देखें तो कि अगर एक अपन पत्थर फेंकते हैं, सर्कल बन रहा है पानी में, वेव्स बन रही हैं, तो उसके अंदर चेंज कैसे होगा टाइम के अकॉर्डिंग, उसके क्वेश्चन है। इसके साथ यहाँ पे अगर अपन एक स्फीयर है उसमें से हवा निकल रही है तो भी उसकी रेडियस क्या हो जाएगी एक टाइम के बाद, उसके क्वेश्चन है। तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन जो बहुत ईजी है 6.1 में। 6.2 जो है आपका, इसके अंदर आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये क्वेश्चन आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, 6.2 में। ऐसा 6.1 में रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी, और 6.2 में जो है आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हैं।
और देन अपने पास यहाँ पे 6.3 जो है 6.3 में आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन है। अब ये जो तीनों चीजें होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके क्वेश्चन आपको वहां पे दिए हैं 6.3 में दिए हैं। तो ये पूरा जो सिलेबस है यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 6 ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है। पार्ट 1 में फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर देखें तो रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल इजी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन भी इजी है। मैक्सिमम मिनिमा की तरफ अगर अपन जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा में 40-60 का रेशियो चलता है, मतलब 60% जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, उसके क्वेश्चन लेंदी जाते हैं और 40% इजी क्वेश्चंस होती है। तो ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है। अब अपन बात कर रहे हैं पार्ट 2 के सिलेबस की। तो पार्ट 2 में अगर अपन जाएंगे तो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होता है। तो ये जो 7 चैप्टर है इसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है, अब कई बच्चे जब इंटीग्रेशन के नाम पे आते हैं तो थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं लगने लगता है, डर लगने लगता है, जबकि इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल चैप्टर है। इंटीग्रेशन में अपन यहां से अगर देखें तो 7.1 से स्टार्ट होता है और 7.10 तक चलता है सब। ठीक है, आपको अगर अच्छा 12th में स्कोर करना है तो एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से करना, चाहे उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो, चाहे मिसलेनियस के क्वेश्चन हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, और पी बाय क्यू अच्छा कर लेना। आप किसी भी बोर्ड में हो आप अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। 7.1 जो है ये बड़ी एक्सरसाइज है। 7.1 में भी आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, 7.2 है, 7.3 है, ऐसे करके दिए हैं, जिसकी 7.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दो टाइप का, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट, दोनों टाइप का इंटीग्रेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। अब जो चैप्टर नंबर 8 आता है इसको अपन AOI बोलते हैं, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 6 होता है उसका AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोला था। देन ये भी क्या होता है अपने पास यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी बोल देते हैं कई लोग, इंटीग्रेशन। तो AOI मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और वो चारों क्वेश्चन 2 एग्जांपल में दिए हैं और 2 एक्सरसाइज में दिए हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो और भी हैं पर आईएमपी क्वेश्चन इसके अंदर 4 ही क्वेश्चन हैं। पर सीबीएसई में ऐसा देखा जाता है कि आपको 8.1 के क्वेश्चन थोड़े से रेफरेंस बुक वगैरह से अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको 7 चैप्टर और ये 8 चैप्टर ये दोनों ही इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। और 9 पे अपन आते हैं तो 9 चैप्टर जिसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कभी कोई एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है तो आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन होती है तो एल्जेब्रिक इक्वेशन बोल देते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक होती है तो sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होती है, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर 9.1 जो है ना उसके अंदर ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 9.2 में आपको कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 9.1 से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, उसको कर लेना, बहुत ज्यादा इजी होता है ऐसा करके। ठीक है, 9.2 में आपको जो क्वेश्चन है वो कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। 9.3 में सेपरेट वेरिएबल मेथड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 9.4 जो है उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है 9.5। 9.5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को सभी को जो क्वेश्चन दिए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें आपको ये 2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.4 और 9.5। तो ये 9 चैप्टर है, मतलब ये कह सकते हैं कि आप 7 चैप्टर से लेके आपके पास 9 चैप्टर तक का एक इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। तो उस इंटीग्रेशन के पार्ट को आपको अच्छे से करना है, सभी के लिए ऐसा। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा नहीं जाना है। एनसीईआरटी में कोई टीचर अगर समझदार होगा, मैथ्स पढ़ा रहा है, तो वो साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराते जाता है, किस क्वेश्चन को किसके साथ जोड़ना है, कौन सा कब आया था उसको याद रहता है। तो मैथ्स बहुत इजी है, फिजिक्स भी बहुत इजी है, कोई भी एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ेंगे बहुत इजी लगेगा आपको। अब आता है 10 चैप्टर का। तो 10 चैप्टर का नाम है आपका वेक्टर अलजेब्रा। आपने 11th क्लास में फिजिक्स में वेक्टर और डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वहां पे वेक्टर का छोटा मोटा पार्ट था, यहाँ पे आपको वेक्टर एक अच्छे लेवल पे पढ़ना है। तो वेक्टर अलजेब्रा जो है अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको 10.1 है, 10.2 है और 10.3, ये 3 एक्सरसाइज हैं। 10.1 में बहुत बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो आते भी नहीं जनरली। 10.2 में डॉट प्रोडक्ट उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन दिए, और 10.3 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए। तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत इजी टाइप का चैप्टर है। और जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 की अगर अपन बात करें
तो इसको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको शॉर्ट में आप 3D बोल सकते हैं। और ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं कि जो आपने 11th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पढ़ा था वहाँ पे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर वेक्टर का ही कंसेप्ट लगता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि 10 और 11 एक ही वेक्टर का चैप्टर होता है। तो यहाँ पे 10 जो 11.1 है, तो 11.1 के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 11.1 में, इसके अंदर अपने को डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसके बाद 11.2 में आपको स्ट्रेट लाइन दिया है। स्ट्रेट लाइन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, पर वो स्ट्रेट लाइन अलग था और ये स्ट्रेट लाइन अलग है। तो यहाँ पे आपको 11.1 जो है एक छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 11.2 के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन दिए जिसमें वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और इसमें एक टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस, जो अच्छे से कर लेना। उसका एक क्वेश्चन कंफर्म हर साल एमपी बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ए टू जेड हर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में सभी में आता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, आपने 11th में भी इससे पढ़ा था, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ओनली 12.1। और ये बोल सकते हैं कि 12th क्लास का सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, 12.1 है। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो चुन चुन के पढ़ाते हैं, इधर पढ़ा देंगे उधर पढ़ा देंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन पहले पार्ट 1 को करेंगे, फिर पार्ट 2 को करेंगे, हर चैप्टर्स को ले लेके चलेंगे। जो इजी है वो सबके लिए इजी है, अरे भाई जो मीठा है वो सबके लिए मीठा है, जो कड़वा है वो सबके लिए कड़वा है। तो अपन हर चीज को पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो सरल की इज्जत करते नहीं है, कठिन समझ में आता नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं, अपन हर चीज पे फोकस करेंगे, हर चीज को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ओनली 12.1 है। 12.2 एक्सरसाइज होती थी इसमें, जो पहले हट गई। अगर किसी की एनसीईआरटी की बुक होल्ड है तो 12.2 अपन को नहीं पढ़ना है, ओनली अपन को कौन सा पढ़ना है, 12.1 पढ़ना है। इसके बाद आता है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर अपना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा। और ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। और यहाँ पे 13.2 जो है, इसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन दिए, चेक करना रहता है कि कोई इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए। और एक और एक्सरसाइज है 13.3। 13.3 में बेस थ्योरम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी 7 चैप्टर से लेके 13 चैप्टर पार्ट सेकंड को कवर करते हैं। तो पार्ट 1 में फर्स्ट टू 6 चैप्टर थे, और 7 से लेके आपके 13 तक क्या है, पार्ट सेकंड में। तो ये 12th क्लास एनसीईआरटी का सिलेबस है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो न्यू एज के रहते हैं, उन पे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो भाई ये जो सिलेबस है इसको आप देखो, और इसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एज इट इज इसकी जो मैंने सिलेबस समझाया है, आपको चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे भी पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो हमको आप आके बता सकते हैं। अगर आपको ये सिलेबस एक्सप्लेन हो गया है, समझ में आ गया है, और मेरे को भी पता है कि अभी आपने पढ़ना चालू नहीं किया है, तो ये सिलेबस कहाँ से आपको समझ में आएगा, जब आप इसको पढ़ोगे तो बीच में याद आएगा कि सर ने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये सब चीजें अपन को यहाँ पे पढ़ना है। कुछ भी नहीं करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, पी बाय क्यू कर लेना, 2-3-4 साल के पेपर सोल्व कर लेना, और एग्जाम देने चले जाना, काम अच्छा हो जाएगा। पर एनसीईआरटी को ऐसा करना कि उसकी एक्सरसाइज, उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्वेश्चन, उसकी मिसलिनियस हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 में से 78, 79, 80 मार्क्स लेके आते हैं। और अगर तुमको ऐसा कोई भी स्टूडेंट से मिलता है जिसको क्लास 12th का मैथ्स पढ़ने में डर लग रहा है, मैथ्स छोड़ना चाह रहा है, तो मेरे पास पहुंचा देना, मेरी गारंटी, मैं उसको मैथ्स का मास्टर बना दूंगा, जादूगर बना दूंगा, ये मेरी गारंटी।